हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अराउंड 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री। हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद हर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज कलहंस राजतरंगिनी इज रिटन इन विच लैंग्वेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संस्कृत। तो संस्कृत लैंग्वेज में कलहन की ये बुक राजतरंगिनी लिखी गई है। कलहन की बात करें तो ये कश्मीरी पंडित थे। ये किसी भी किंग या एम्परर के कोर्ट पोएट नहीं थे, लेकिन इनके जो फादर थे जिनका नाम था चंपक, ये कोर्ट पोएट थे ऑफ द किंग हर्ष ऑफ द लोहारा डायनेस्टी। अदर देन दैट अगर हम बात करें राजतरंगिनी बुक की तो ये टोटल 8 बुक्स का कंपाइलेशन है, ये आपने ध्यान में रखना है। कलहन composed the chronicle of the kings of Kashmir in Sanskrit, which is also known as the Rajtarangini. The work consists of 7,826 verses which are divided into 8 books called as Tarangs. ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें ये राजतरंगिनी बुक की तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। एंड इफ यू टॉक अबाउट हु इज नोन एज द फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए पाणिनि को कहा जाता है एज द फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए अगर हम बात करें कलहन की राजतरंगिनी बुक की तो इसमें इन्होंने जो कश्मीरी किंग्स थे उनकी रॉयल्टी उनके बारे में लिखा है। अपनी बुक में इन्होंने बहुत सारे आई विटनेसेस, इंस्क्रिप्शंस और डॉक्यूमेंट से डेटा उठाकर लिखा था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन हुज टाइम्स द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स टेरिटोरियल क्लाइमेक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि औरंगजेब। तो औरंगजेब इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मुगल एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर। ये आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी औरंगजेब विल बी द करेक्ट आंसर। औरंगजेब की बात करें तो इन्हें जिंदा पिर या फिर आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स टेरिटोरियल क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब। He ruled from 1658 to 1707 and औरंगजेब्स पॉलिसी लीडेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द एम्पायर। लेकिन ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब की पॉलिसीज की वजह से ही जो मुगल एम्पायर है उसका डिसोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करें औरंगजेब की तो ही डाइड इन द ईयर 1707। काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें जिंदा पीर तो इनको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है था। जिंदा पीर का मतलब होता है द लिविंग सेंट या फिर आलमगीर, जिसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें औरंगजेब की तो औरंगजेब ही डाइड एट अहमदनगर। सो next question, which of the following is category in which coins issued by Iltutmish can be correctly placed? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि अरेबिक सिल्वर। तो अरेबिक सिल्वर की जो कॉइन्स थे वो इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किए थे, ये आपने ध्यान में रखना है। इल्तुतमिश ये वही है जिन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया था। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इट वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। So Iltutmish was the first Turkish Sultan who introduced pure Arabic coins in our country. अगर हम बात करें Iltutmish की, so he was the first Muslim to rule from Delhi and eventually considered to be the founder of the Delhi Sultanate. इसके अलावा अगर हम बात करें Iltutmish की डॉटर रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान she was the first Muslim women ruler of the दिल्ली सल्तनत। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इन्होंने 4 ईयर्स तक रूल किया था फ्रॉम 1236 टू 1240। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु बिल्ट जामा मस्जिद? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि शाहजहां। तो शाहजहां इन्होंने जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवाया था। सो अगर हम बात करें मुगल एम्परर शाहजहां की, ही बिल्ट द Jama Masjid between 1644 and 1656. It was constructed by more than 5,000 workers. It was originally called as Masjid-e-Jahanuma, meaning mosque commanding the view of the world. तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जामा मस्जिद इसका कंस्ट्रक्शन शाहजहां ने करवाया था। अगर हम बात करें शाहजहां की तो इनको इंजीनियर किंग या फिर आर्किटेक्ट किंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स जो हैं लाइक जामा मस्जिद, अदर देन दैट ताजमहल, रेड फोर्ट, पर्ल मॉस्क, पिकॉक थ्रोन, दीज वर कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां। इसके अलावा शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, इंजीनियर किंग, आर्किटेक्ट किंग या फिर गाजी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबाकत नासिरी वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स?
करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिनहाज सिराज ने तबाकत-ए-नासिरी नाम की बुक लिखी थी। तो तबाकत-ए-नासिरी was compiled in 1260 CE by the author Minhaj Siraj, and it gives a complete account of Mahmud of Ghor's conquest of India and his history of the Delhi Sultanate up to 1260 CE. तो बेसिकली इस बुक में मिनहाज सिराज ने सुल्तान इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बख्तियार खलजी, मोहम्मद गोरी के बारे में डिस्क्राइब किया है। इन रूलर्स का नाम को भी आपको ध्यान में रखना है, एंड स्पेशली मोहम्मद गोरी के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है तबाकत नासिरी बुक में, रिटन बाय मिनहाज ए सिराज। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज द प्राइम मिनिस्टर during the administration of the Bahmani Kingdom? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वाजर ए कुल। तो वाजर ए कुल, दिस वाज द डेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बहामनी किंगडम। ये आपको ध्यान में रखना है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बहामनी किंगडम विच रूल्ड द डेक्कन फ्रॉम 1347 CE to 1527 CE was a well organized. Wazir e Kul was the term used for the prime minister during the rule of Bahmani kingdom. Bahmani kingdom के फाउंडर की बात करें तो अलाउद्दीन हसन बहामन शाह, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द बहामनी किंगडम। और जो ये अलाउद्दीन हसन बहामन शाह हैं, इनको ज़फ़र खान के नाम से भी जाना जाता है, और 1347 में इन्होंने बहामनी किंगडम का स्टैब्लिशमेंट किया था। अगर हम बात करें बहामनी किंगडम की कैपिटल की, तो गुलबर्ग वॉज द कैपिटल ऑफ बहामनी किंगडम, गुलबर्ग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द डेथ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब अकर्ड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अहमदनगर में द लास्ट मोस्ट पावरफुल मुगल एम्परर औरंगजेब डाइड। So Aurangzeb had died in Ahmednagar on 20 Feb 1707 at the age of 88. Unlike other earlier Mughals, he was buried in a modest open-air grave in Khulabad, which shows his deep devotion to his इस्लामिक बिलीव्स। तो बेसिकली औरंगजेब की जो डेड बॉडी थी, वो उसे ले जाया गया एट द खुल्दाबाद विच इज़ अ सिटी इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे औरंगजेब का टॉम सिचुएटेड है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द संस्कृत पोएट्री ऑफ 11th century पोएट जयदेव बिकेम द बेसिस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ओडिशी। तो ओडिशी जो एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, इसका ओरिजिन हुआ था जयदेव की जो बुक थी गीत गोविंद, उससे। तो ये आपने ध्यान में रखना है। जयदेव वॉज अ 12th century पोएट। ही वॉज फेमस फॉर हिज राइटिंग्स ऑन लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा। ओडिशी वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज पोएट्री ओनली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जयदेव, ये इन्होंने बेसिकली अपनी पोएम के थ्रू, ही वॉज एन इंडियन ऑथर एंड ही फ्लरिश्ड अराउंड 12th century। और इनकी संस्कृत पोएम गीत गोविंद काफ़ी फेमस है। गीत गोविंद मीन्स सॉन्ग ऑफ द काउ हर्ड कृष्णा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस से ही जो एक डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है ओडिशी, ये ओरिजिनेट हुई नियर पुरी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मनसबदारी सिस्टम वॉज बोरोड फ्रॉम? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मंगोलिया। तो मंगोलिया से हमने बोरो किया था मनसबदारी सिस्टम, एंड इट वॉज बोरोड बाय द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर। The Mansabdari system was borrowed from Mongolia by the Mughal Emperor Akbar. Mansabdari system originated during the reign of Genghis Khan, the Mongol ruler who ruled over the parts of Central Asia and China. Adaptation की बात करें तो अकबर adapted the system to establish it in India to consolidate his empire. सो बेसिकली अगर हम बात करें, जो ये मनसब वर्ड है, जो मनसबदारी सिस्टम है, इसमें जो मनसब वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरीके से रैंक या फिर पोजीशन। सो एवरी सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर वाज गिवन अ काइंड ऑफ मनसब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। और इट ऑल्सो मेंट फॉर फिक्सिंग द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द ऑफिसर्स। और जितने भी ऑफिसर्स होते थे, उनको उनके मनसब के हिसाब से, उनके रैंक या पोजीशन के हिसाब से ही पे किया जाता था। So the next question is, who wrote the book Tughlaqnama? Correct answer will be option B, यानी कि आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो, he wrote the book Tughlaqnama,
एज द नेम सजेस्ट तुगलकनामा इट वॉज अबाउट द तुगलक डायनेस्टी। अगर हम बात करें तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर की तो गाजी मलिक, जिनको जियासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस तुगलक डायनेस्टी। इन 1321 आमिर खुसरो बिगेन टू राइट अ हिस्टोरिक मसनवी नेम्ड एज तुगलकनामा। इसका मतलब होता है बुक ऑफ तुगलक्स, अबाउट द रेन ऑफ गियाथ अलद्दीन तुगलक एंड दैट ऑफ द अदर रूलर्स के बारे में इन्होंने लिखा था आमिर खुसरो ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आमिर खुसरो की बात करें सो ही वॉज अ फेमस कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खलजी। अदर देन दैट आमिर खुसरो इज नोन फॉर बीइंग अ कोर्ट पोएट, म्यूजिशियन, स्कॉलर, सूफी सिंगर, कंपोजर एंड अ ग्रेट ऑथर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत हु एस्टैब्लिश्ड अ न्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड एज दीवान खैरत। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरत नाम का एक न्यू डिपार्टमेंट क्रिएट किया था। दीवान खैरत का बेसिकली वर्क था अ काइंड ऑफ चैरिटी करना ऑन द पीपल। सो फिरोज शाह तुगलक established a new department called as Diwan Khairat on the Department of Charity or the Department of Charity. It was created to take care of the orphans and widows. Firoz Shah Tughlaq died in 1388 CE. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द रेवेन्यू कलेक्टर ड्यूरिंग मुगल रूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अमल गुजर। तो अमल गुजर वॉज द काइंड ऑफ डिजिग्नेशन गिवन टू द रेवेन्यू कलेक्टर किसके टाइम पे, मुगल्स के टाइम पे। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें फौजदार की तो फौजदार ड्यूटी वॉज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड सेफगार्ड द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द एरियाज अंडर हिज जुरिडिक्शन। इसके अलावा जो अमल गुजर होता था और फिर जिसे अमल कहा जाता था, ही वॉज द रेवेन्यू कलेक्टर। ही यूज टू असेस एंड सुपरवाइज द रेवेन्यू कलेक्शन। तो ये टू टर्म्स इंपॉर्टेंट है। फौजदार एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था टू द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया, और अमल गुजर उन रेजिडेंट्स से एक तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था। तो ये टू इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं। So the next question is, Mahmud of Ghazni led a raid against the Rai of Bhaira on the Jhelum River in which of the following years? Correct answer will be option number ए, यानी कि 1004 AD में महमूद ऑफ गजनी ने एक रेड करी थी ऑन द राय ऑफ भेरा, और कौन से रिवर के पास, झेलम रिवर के पास। तो अगर हम बात करें झेलम रिवर की तो झेलम रिवर के साथ ये बेसिकली पंजाब की जो 5 रिवर्स है उनमें से एक है। पंजाब इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ये कौन सी 5 रिवर्स है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एंड पीस। तो ये 5 रिवर्स हैं पंजाब की। तो ये तो हो गई एक्स्ट्रा बातें। अब हम कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इन 1001 CE महमूद क्रॉस द इंडियन फ्रंटियर इन द फॉलोइंग ईयर ही डिफीटेड जयपाल। The rich spoils from the expedition encouraged Mahmud to repeat his raids, and in 1004 AD he led the second raid against the Rai of Bhaira. तो बेसिकली फर्स्ट रेड कब की थी महमूद ऑफ गजनी ने, 1001 CE में, और जो सेकेंड रेड की थी वो की थी 1004 AD में। ये आपको ध्यान में रखना है। महमूद ऑफ गजनी की बात करें तो ये खजना को बिलोंग करता था और ये एक साउथ ईस्टर्न प्लेस है अफगानिस्तान में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ताज महल इज कॉल्ड अ ड्रीम इन मार्बल, विच मॉन्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ ड्रीम इन स्टोन। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंचमहल। तो ताजमहल को ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड जो पंचमहल है इसे ड्रीम इन स्टोन के नाम से जाना जाता है। सो पंचमहल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर्स ऑफ फतेहपुर सीकरी, इज नोन एज ड्रीम इन स्टोन। इट वॉज बिल्ट बाय अकबर फॉर मुगल वुमेन एंड लेडीज ऑफ द हरेम। तो बेसिकली अकबर द्वारा इसको कंस्ट्रक्शन किया गया था एंड ये बेसिकली मुस्लिम विमेन के लिए स्पेशली क्रिएट किया गया था। ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें ये पंचमहल की तो ये एक 5 लेवल पैलेस है विच वॉज कमीशनड बाय द मुगल एम्परर अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास वॉज अ डिसाइपल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्स। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वल्लभाचार्य। तो सूरदास इनके जो गुरु थे उनका नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास वॉज द डिसाइपल ऑफ वल्लभाचार्य एंड ही पॉपुलराइज्ड कृष्णा कल्ट इन नॉर्थ इंडिया। तो लॉर्ड कृष्णा के बहुत बड़े डिवोटी थे सूरदास, और इन्होंने बेसिकली कृष्णा से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क्स भी किए थे। लाइक काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोटेबल वर्क्स थे ऑफ सूरदास। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट
डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अगर हम इनकी वर्क्स की बात करें तो सूर सागर इनने लिखी है, सूर सारावली एंड साहित्य लहरी, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोजिशंस ऑफ सूरदास. And he was a 16th century blind poet and singer who was known for his devotion towards Lord Krishna. Next question. Who was the last ruler of Lodi dynasty? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि इब्राहिम लोदी. तो इब्राहिम लोदी वॉज द थर्ड एंड द लास्ट रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी. सो इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी, reigning for 9 years until 1526 when he was defeated and killed in the Battle of Panipat by Babur's invading army, giving way to the emergence of the Mughal Empire in India. तो बेसिकली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ा गया था, जहाँ पर बाबर ने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को. ये आपने ध्यान में रखना है. सो अगर हम बात करें हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिस लोदी डायनेस्टी, तो बहलोल खान लोदी वॉज द फाउंडर ऑफ दिस लोदी डायनेस्टी. Which of the following type of tax was collected during the Delhi Sultanate? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि खराज. सो खराज वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स विच वॉज taken or collected during the time of Delhi Sultanate. Kharaj was a tax on agricultural land under the Delhi Sultanate and its range was half of the produce, 1/3 to half of the produce. Kharaj is mainly imposed on the non-Muslims and converts them to Islam in recently conquered territories of Islam. So basically, Kharaj was a kind of tax which was imposed on the non-Muslim people during the time of Delhi Sultanate. ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स अडॉप्टेड द पर्शियन कस्टम्स एंड मैनर्स इन कोर्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बलबन. सो बलबन वॉज द किंग जिसने पर्शियन कस्टम्स और मैनर्स को कोर्ट ऑफ दिल्ली में एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया था. सो बलबन वॉज कन्विंस्ड दैट द ग्लोरी ऑफ द किंगशिप वॉज पॉसिबल ओनली बाय फॉलोइंग पर्शियन ट्रेडिशंस एंड ही वेरी केयरफुली फॉलोड दीज ट्रेडिशंस इन हिज पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ. If we talk about Yazuddin Balban, he was the 9th king of the Mamluk dynasty of Delhi Sultanate. तो 9th नंबर के king थे of the Mamluk dynasty of the Delhi Sultanate, and he adopted Persian customs and manners in his court, and he ruled from 1266 to 1287. This you have to keep in mind. अगर हम बात करें बलबन ने और कैसे customs को introduce किया था, he introduced sajda and paibos during his reign. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. एंड बलबन ऑल्सो इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल कॉल्ड एज नाउरोज इन इंडिया. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. नाउरोज फेस्टिवल इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन. नेक्स्ट क्वेश्चन. शेर शाह सूरी डिफीटेड विच मुगल एम्परर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि हुमायूं. तो हुमायूं द सेकंड मुगल एम्परर, ही वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी इन द बैटल ऑफ चौसा विच वॉज फॉट इन जून 1539. तो 26 ऑफ जून 1539 को बैटल ऑफ चौसा लड़ा गया था. शेरशाह सूरी वॉज द फाउंडर ऑफ द सूर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, डिफीटेड मुगल एम्पर हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा इन जून 1539. ही डिफीटेड हुमायूं अगेन इन 1540. और 1540 में कौन सा बैटल लड़ा गया था? बैटल ऑफ कन्नौज, आफ्टर विच द मुगल एम्पर बिकेम फ्यूगिटिव. इसके बाद हुमायूं ही वॉज एबल टू रिगेन हिज टेरिटरी आफ्टर 15 ईयर्स. ये भी आपको ध्यान में रखना है. सो अगर हम बात करें इस बैटल के कॉन्सिक्वेंस की, तो बेसिकली इसने मुगल रूल को इंडिया में एंड कर दिया था एंड इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द सूर डायनेस्टी. हुमायूं वॉज फोर्स टू फ्ली टू ईरान. इसके बाद हुमायूं ईरान चले गया था एंड ही रिगेन्ड पावर इन इंडिया आफ्टर 15 ईयर्स. तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. The next question is, which of the following sultans of Tughlaq dynasty issued copper coins instead of silver coins? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक. तो मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे कॉपर कॉइन्स को इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम इंस्टेड ऑफ द सिल्वर वंस. सिल्वर कॉइन्स के बदले कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था. इन 1330 AD दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इशूड टोकन करेंसी दैट इज कॉइन्स ऑफ ब्रास एंड कॉपर वर मिंटेड हुज वैल्यू वॉज इक्वल टू दैट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. अगर हम बात करें 5 डायनेस्टीज़ जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज़ की, तो ये देख इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट वॉज द मामलुक डायनेस्टी. अगर हम बात करें मामलुक डायनेस्टी की, तो दिस मामलुक डायनेस्टी इट वॉज
फाउंडेड बिटवीन 1206 एंड इसने 1290 तक रूल किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके फाउंडर की, तो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है द खलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक, और इसके जो फाउंडर थे वो थे जलालुद्दीन खलजी। फिर थी तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक, और इसके फाउंडर थे गाजी मलिक। नेक्स्ट डायनेस्टी थी सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक, और इसके जो फाउंडर थे वो थे खिजर खान। और अगर हम बात करें नेक्स्ट डायनेस्टी वॉज द लोधी डायनेस्टी, और 1451 से लेकर 1526 तक लोधी डायनेस्टी ने रूल किया। और इसके फाउंडर की बात करें तो सुल्तान बहलोल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ दिस लोधी डायनेस्टी। द घोरी डायनेस्टी वॉज अ डायनेस्टी ऑफ ईस्टर्न इरानियन डिसेंट फ्रॉम द घोर रीजन ऑफ प्रेजेंट डे सेंट्रल अफगानिस्तान। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने ये 5 डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत डिस्कस किए हैं। इनको याद करने का एक तरीका भी होता है गुड़ खा तसले में। तो जी स्टैंड्स फॉर गुलाम डायनेस्टी, जिसको मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। देन के स्टैंड्स फॉर खलजी डायनेस्टी। देन गुड़ खा तसले, टी स्टैंड्स फॉर तुगलक डायनेस्टी। एंड आफ्टर दैट तसले, एस स्टैंड्स फॉर सैयद डायनेस्टी, एंड एल स्टैंड्स फॉर लोधी डायनेस्टी। तसले में तो उसके बाद एम डिनोट्स दैट कि दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स ने रूल किया इन दिल्ली, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Dash dynasty, which ruled in North India from 1206 to 1290, was established by कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्लेव डायनेस्टी, जिसे मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, a former slave of Muhammad Ghori, founded Mamluk dynasty or the slave dynasty. It was the first of 5 unrelated dynasties to rule India's Delhi Sultanate from 1206 to 1290। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सिखिज्म वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 15th से लेकर 16th सेंचुरी के बीच में सिखिज्म फाउंड हुआ था। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। सिखिज्म ओरिजिनेटेड इन पंजाब रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट अबाउट द एंड ऑफ 15th century, and it is one of the youngest of the major world religions. Sikhism is based on spiritual teachings of Guru Nanak Dev Ji, the first guru, जिन्होंने 1469 से लेकर 1539 तक इनका टेन्योर है, and the 9 Sikh gurus that succeeded him. अगर हम बात करें गुरु नानक जी की, तो 1469 में इनका बर्थ हुआ था, एंड ही वॉज इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। ही वॉज अ फेमस पोएट एज वेल एज अ फेमस फिलोसोफर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु फाउंडेड द पाल एम्पायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोपाल। सो गोपाल ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस पाल एम्पायर। धर्मपाल रूल्ड 8th century, was the second ruler of this Pal Empire of Bengal region in the Indian subcontinent. He was and the successor of Gopal, who was the founder of this Pal dynasty। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय विच फेमस रूलर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन 1193। इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड बाय हिज सन इन लॉ कॉल्ड एज इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश वॉज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, और इन्होंने कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, the largest standing army of the Delhi Sultanate directly paid by the state was created by whom? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलाउद्दीन खलजी। तो अलाउद्दीन खलजी ही क्रिएटेड द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द दिल्ली सल्तनत दैट वाज डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट। और इनकी जो जितनी भी पेमेंट्स थी इस आर्मी की, दे वर डायरेक्टली पेड बाय द किंग। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें मिलिट्री रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खलजी, तो ये हो जाएगा दे वर बेस्ड ऑन टर्किश मॉडल। तो टर्किश मॉडल के ऊपर बेस्ड थे अलाउद्दीन खलजी के मिलिट्री रिफॉर्म्स, और स्टेट पेड सैलरीज डायरेक्टली दी जाती थी टू द सोल्जर्स ऑफ द आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द फेमस बुक अकबरनामा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अबुल फजल इज द ऑथर ऑफ द बुक अकबरनामा।
So Abul Fazl was the author of Akbarnama, the official history of Akbar's reign in 3 volumes. This book gives the history of Akbar's forefathers from Timur to Humayun and Akbar's reign till 602 AD. Abul Fazl was one of the 9 jewels of the royal court of Akbar. तो ये आपने ध्यान में रखना है. दिस अकबरनामा बुक वॉज रिटन बाय अबुल फजल और अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Some state derives its name from the tribe that conquered the region. Where did the tribe come from? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सियाम, दैट इज़ नाउ नोन एज थाईलैंड. तो थाईलैंड से ये ट्राइब आई थी असम में रहने वाली. ये आपने ध्यान में रखना है, जिसको हम सियाम के नाम से जानते हैं और सियाम ट्राइब के नाम से ही असम का नाम असम पड़ा. सो द ट्राइब दैट कॉन्कर्ड द रीजन ऑफ असम केम फ्रॉम सियाम विच इज़ नाउ नोन एज थाईलैंड. ये आपने ध्यान में रखना है. Next question. The number of provinces or mandalams in the Chola Empire was. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9. तो देयर वर 9 provinces in the time of Cholas. तो अगर हम चोला एम्पायर की बात करें तो चोला से कैपिटल थंजावर में सिचुएटेड थी, जिसको थंजौर के नाम से भी या तंजौर के नाम से भी जाना जाता था, थंजावर. सो बेसिकली अगर हम बात करें चोलास की, सो दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय विजयालय चोला. This you have to keep in mind. The Chola Empire was divided into 9 provinces and they were called as mandalams. If we talk about Chola Empire, so it started in 850 CE. तो 850 CE में चोलास ने रूल करना स्टार्ट किया आफ्टर डिफीटिंग द पल्लवास. तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. Which among the following built the famous Alai Darwaja? Correct answer for this question will be option number A, यानी कि Alauddin Khalji. So Alauddin Khalji, he built the famous Alai Darwaza. Option A will be the correct answer. The Alai Darwaza is the main gate from the southern side of Quwwat ul Islam Mosque in the Qutub Minar complex. It was built by Alauddin Khilji, the Sultan of Delhi, in 1311 AD. The Alai Darwaza had a domed entrance which is constructed using red sandstone. इसमें यूज किया गया था and is adorned with the white marble. This you have to keep in mind. The अलई दरवाज़ा की बात करें, so it is located in Delhi. एंड अगर हम बात करें अलई दरवाज़ा को किसने स्टैब्लिश किया था, किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने करवाया था 1311 AD में. ये आपको ध्यान में रखना है. ऑल्दो द प्लान टू कंस्ट्रक्ट 4 gates in the Alai Darwaza, but only the Alai Darwaza could be completed as जो अलाउद्दीन खिलजी था, he died in 1316 AD. तो ओरिजिनली इट वॉज प्लान दैट कि अलाई दरवाज़ा में 4 एंट्रेंसेस बनेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही एंट्रेंस बन पाया. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Who brought the famous Persian painter named ख्वाजा अब्दुस समाद to India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हुमायूं. तो हुमायूं के साथ 2 पेंटर्स इंडिया आए थे, जिनमें से एक का नाम था ख्वाजा अब्दुस समाद. द इरानियन पेंटर्स वर ब्रॉट बाय हुमायूं एंड दे वर मिर सैयद अली एंड अब्दुस समाद. तो ये 2 नाम आपको ध्यान में रखने हैं. बोथ द पेंटर्स वर द फाउंडर ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ पर्शियन आर्ट पॉपुलरली नोन एज मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. तो इन दोनों इरानियन पेंटर्स ने स्टार्ट किया था दिस मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. एक डिफरेंट काइंड की पर्शियन आर्ट थी. तो ये आपको ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें मुगल एम्पर हुमायूं की, सो ये बेसिकली बैटल ऑफ कन्नौज में हारे थे, जो अभी हमने देखा था. एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू ईरान, और वहाँ से जब ये लौटे थे तो ये अपने साथ ये 2 पेंटर्स को लेकर आए थे इन द 16th century इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पर्शियन. तो पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत. तो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी पर्शियन. Delhi Sultanate literature began with the rise of Persian-speaking people to the throne, and especially the Turkish people. So of the Sultanate of Delhi naturally resulted in the spread of Persian language in India. तो बेसिकली अगर हम बात करें मैक्सिमम लिटरेचर वर्क था या मैक्सिमम लिटरेरी वर्क था, इट वाज आल्सो स्टार्टेड इन दिस पर्शियन लैंग्वेज. इट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड सून द लिटरेरी वर्क्स इन द लैंग्वेज बिगेन टू अपीयर. अगर हम बात करें फेमस राइटर्स जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे, वो कौन थे? आमिर खुसरो एंड ज़ियाउद्दीन बरानी. दे आर द नोटेबल राइटर्स ऑफ दिस पर्शियन लैंग्वेज. और इसके अलावा काफ़ी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था. पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ
choice in the court of Delhi Sultanate during the time of medieval इंडिया और मिडिवल एरा, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें अदर रीजनल लैंग्वेजेस की जो फ्लरिश हुई मिडिवल एरा में, वो तो जो लैंग्वेज थी वो थी मराठी। तो मराठी वॉज द मोस्ट फ्लरिशिंग इंडियन लैंग्वेज जो फ्लरिश हुई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिडिवल एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साखी सबद एंड रमैनी वर द नोटेबल वर्क्स ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि कबीरदास। तो कबीरदास के जो नोटेबल वर्क्स हैं या फिर लिटरेरी वर्क्स हैं ये है साखी सबद एंड रमैनी। सो कबीर वॉज अ 15th century Indian mystic poet and saint whose writings according to the some scholars influenced by Hinduism Bhakti movement. Kabir's verses are found in the Sikhism scripture of Guru Granth Sahib. His most famous writings include दोहास जो थे साखी सबद एंड रमैनी वर द नोटेबल वर्क्स ऑफ कबीरदास, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली भी इनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट या फिर नोटेबल वर्क है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कबीरदास जी की, तो ही वॉज ऑल्सो अ फेमस पोएट, सूफी एंड सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The Delhi Sultanate reached its maximum geographical limits during the reign of। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर दिल्ली सल्तनत ने अपना मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया को कवर किया था। The most prominent sultan was Muhammad bin Tughlaq. Under his reign, the Delhi Sultanate expanded its geographical boundaries to cover most of the country. तो country के maximum parts like पंजाब, मलाबार कोस्ट, तेलंगाना तक जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने अपना जो एरिया है उसको एक्सपेंड किया था। तो मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सटेंड था मोहम्मद बिन तुगलक का, ये आपको ध्यान में रखना है। Next question, name the poet who wrote Prithviraj Rasu, a poem describing about Prithviraj Chauhan's life। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद बरदाई। तो चंद बरदाई वॉज द नेम ऑफ द पोएट जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम की पोएम को लिखा है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के लाइफ के बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया गया है। द पृथ्वीराज रासो इज अ ब्रज भाषा एपिक पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ 12th century Indian king पृथ्वीराज चौहान। It is attributed to Chand Bardai, who according to the text was the court poet of the king। तो चंद बरदाई ये पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे और इन्होंने ब्रज भाषा में इस एपिक पोएम को लिखा है, which demonstrates the life and contribution of the 12th century king known as पृथ्वीराज चौहान। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान की, सो ही वॉज फ्रॉम द चौहान डायनेस्टी। अगर हम बात करें चौहान डायनेस्टी की फाउंडर की, तो वसुदेव चौहान वॉज द फाउंडर ऑफ दिस चौहान डायनेस्टी और 6th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में चौहान्स ने रूल किया इंडिया में। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो ही इज़ ऑल्सो नोन एज पृथ्वीराज थर्ड। ही वॉज अ राजपूत किंग हु रूल्ड द किंगडम्स ऑफ अजमेर एंड दिल्ली में इन्होंने रूल किया। ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रॉम 1177 टू 1192 के अराउंड इन्होंने रूल किया एंड ही वॉज नोन फॉर हिज वैलर एंड हीरोइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, Next question, who among the following built the largest number of irrigation canals in the Sultanate period? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक वॉज द किंग जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इरिगेशन कैनाल्स बनाए दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। तो दिल्ली सल्तनत पीरियड के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो कैनाल्स क्रिएट किए थे दे वर क्रिएटेड बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक built the largest number of irrigation canals in the Sultanate period. He is also known as the father of canal system in India। तो father of canal system in India कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। तो Sultan Firoz Shah Tughlaq was the Turkic Muslim ruler of the Tughlaq dynasty who reigned over the Sultanate of Delhi from 1351 to 1388. He constructed 4 canals for irrigation during his reign। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा he also built double system of canals from Yamuna to Satluj river। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने हॉस्पिटल्स, गार्डन्स और आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स को भी क्रिएट किया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी?
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि धर्मपाल। तो धर्मपाल ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला was founded by Pal King Dharmpal in the 8th or the early 9th century. It proposed for about 4 centuries before it was destroyed by Bakhtiyar Khilji, along with other major centers of Buddhism in India around 1193. तो बेसिकली अगर हम बात करें विक्रम शिला यूनिवर्सिटी की तो इसके जो फाउंडर थे वो थे धर्मपाल एंड गोपाल की बात करें तो गोपाल वॉज द फाउंडर ऑफ दिस पाल डायनेस्टी और जो इनके बेटे थे धर्मपाल इन्होंने इस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्टेब्लिश किया था। अगर हम बात करें कि इस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने किया था सो इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी की तो नालंदा यूनिवर्सिटी इट वॉज फाउंडेड बाय कुमार गुप्त। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the first Sultan of Delhi to issue regular currency and to declare Delhi as the capital of his empire? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश वॉज द पर्सन जिन्होंने रेगुलर करेंसी को डिक्लेयर किया था अपनी टेरिटरी में। तो इल्तुतमिश वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। ही वॉज द थर्ड रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत belonging to the Mamluk dynasty. He conquered Multan and Bengal from contesting rulers and Ranthambore and Shivalik from their rulers. तो basically Iltutmish was the person जिन्होंने दिल्ली को for the first time अपनी capital declare किया था और regular currency को भी issue किया था। He also completed the construction of कुतुब मीनार। अगर इनके रीन की बात करें तो 1211 से लेकर 1236 तक इन्होंने रूल किया। फिर 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान ने रूल किया। ही मूव द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ये आपको ध्यान में रखना है, लाहौर थी पहले इनकी कैपिटल एंड आफ्टर दैट ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली एंड ही वाज द फर्स्ट person to issue regular currency including the silver tank and the copper jittel. He also completed the construction of Qutub Minar in Delhi. His Mongol policy saved India from the wrath of Genghis Khan. ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर स्टैब्लिश्ड इबादत खाना एक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना को स्टैब्लिश किया था। मुगल एम्पर अकबर द ग्रेट होल्ड्स अ रिलीजियस असेंबली विच वाज नोन एज इबादत खाना, जिसका मतलब होता है हाउस ऑफ वर्शिप। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इस इबादत खाना की, सो दिस इज लोकेटेड इन फतेहपुर सीकरी और 1575 में ये इबादत खाना को स्टैब्लिश किया गया था और ये बेसिकली एक रिलीजियस प्लेस थी जहाँ पर डिस्कशंस होते थे और द स्पिरिचुअल थीम्स और द रिलीजियस थीम्स के ऊपर डिस्कशंस हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर इज नोन फॉर इट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोल गुम्बज। तो गोल गुम्बज के लिए बीजापुर को जाना जाता है। बीजापुर इज लार्जली विजिटेड बाय ट्रैवलर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑल्सो नोन एज गोल गुम्बज, दिस आर्किटेक्चरल फीचर इज फेमस फॉर इट्स मैसिव डोम। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड आफ्टर सेंट पीटर्स बेसिलिका इन रोम। तो सेंट पीटर्स का जो बेसिलिका रोम में जो डोम सिचुएटेड है उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट डोम ऑफ द वर्ल्ड है गोल गुम्बज। ये आपने ध्यान में रखना है और ये बीजापुर में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें इसको किसने बिल्ड किया था, सो इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मोहम्मद आदिल शाह। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। एंड ही वाज द 7th रूलर ऑफ द आदिल शाह डायनेस्टी। सो ही वाज फ्रॉम द आदिल शाह डायनेस्टी और ये इसके 7th रूलर थे। इनका नाम था मोहम्मद आदिल शाह। ये आपको ध्यान में रखना है। बीजापुर इज नोन फॉर मैनी अदर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक आनंद महल, जुम्मा मस्जिद एंड सेट मंजिल एंड जल मंजिल। और इसके अलावा गोल गुम्बज के लिए बीजापुर फेमस है। तो बेसिकली आर्किटेक्चर के लिए फेमस है बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर्स मौसोलियम इज सिचुएटेड एट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिकंदरा। तो यूपी के सिकंदरा में अकबर का मौसोलियम सिचुएटेड है। इट इज लोकेटेड एट सिकंदरा इन द सबर्ब्स ऑफ आगरा ऑन द मथुरा रोड। अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम दिस टॉम्ब लाइज द मरियम टॉम्ब, द टॉम्ब ऑफ मरियम उज जमानी, द वाइफ ऑफ मुगल एम्पर अकबर एंड द मदर ऑफ जहांगीर। अगर हम बात करें अकबर के मौसोलियम की तो ये सिकंदरा में लोकेटेड है और इनकी वाइफ का टॉम्ब का नाम है मरियम टॉम्ब और ये जहांगीर की मदर का टॉम्ब है। अगर हम बात करें अकबर को तो अकबर
का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट और द मोस्ट मैग्निफिशेंट, और अकबर को अकबर द ग्रेट के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें इस टॉम के कंस्ट्रक्शन की, तो जो ये सिकंदरा में टॉम लोकेटेड है, इसका कंस्ट्रक्शन अकबर ने ही स्टार्ट किया था, लेकिन इट वॉज कम्प्लीटेड बाय हिज सन जहांगीर। ये आपने ध्यान में रखना है। द टॉम इज पिरामिडल इन शेप with 5 stories. The ground floor is surrounded by cloisters and the top story is made up of white marble. ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। The next question is the biography of हुमायूं was written by whom? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम इन्होंने हुमायूं की बायोग्राफी लिखी थी। अकबर आस्क्ड हिज आंट टू राइट whatever she remembered about her brother's life, यानी कि अकबर के फादर के बारे में जो उनकी बायोग्राफी है वो लिखी थी गुलबदन बेगम ने, जो उनकी सिस्टर थी। गुलबदन बेगम took the challenge and produced a document titled as हुमायूं नामा। ये आपने ध्यान रखना है। तो बायोग्राफी ऑफ हुमायूं ये है हुमायूं नामा एंड रिटन बाय हिज सिस्टर गुलबदन बेगम। तो अकबर ने कमीशन किया था अपनी आंट को टू राइट दिस हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम शी रोट इन अ सिंपल पर्शियन लैंग्वेज। तो पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने इस बुक को लिखा था एंड इट वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इन द ईयर 1902। ये भी आपने ध्यान रखना है। बाय एनिटे बेवरेज। तो एनिटे बेवरेज ने इस बुक को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में इन द ईयर 1902। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज कंदरिया महादेव टेम्पल ऑफ द मिडिवल इंडिया इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिवा। तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये कंदरिया महादेव टेम्पल। द कंदरिया महादेव टेम्पल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्पल्स preserved from the medieval period in India, is the largest of the western group of temples in Khajuraho complex, which was built by the Chandela rulers. तो this Kandariya Mahadev temple, this was built by the Chandela rulers. ये आपने ध्यान रखना है। and it is devoted or dedicated to the Hindu deity Lord Shiva. अगर हम बात करें चंदेलास ने इसको कब बनाया था, तो अराउंड 1017 से लेकर 1029 सीई के अराउंड पे इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन चंदेलास ने किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, कुतुब मीनार एज वी फाइंड इट प्रेजेंट वॉज फाइनली रिबिल्ट बाय। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1192। द मीनार्स टॉप मोस्ट स्टोरी वॉज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग इन 1369, सो इट वॉज रिबिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक हु एडेड अनदर स्टोरी टू इट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कुतुब मीनार की जो टॉप की स्टोरी है इट वॉज रिकंस्ट्रक्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग took greater interest in laying out gardens than others? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाबर। तो बाबर वॉज द मुगल एम्परर हु लेड आउट द क्लासिकल मुगल स्टाइल गार्डन्स located on the high point in the West Kabul, which comprised a series of beautiful landscaped hillside. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक गीत गोविंद? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयदेव। तो जयदेव इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक नोन एज गीत गोविंद। तो इसमें बेसिकली लॉर्ड कृष्णा और राधा इनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। Geet Govind was composed by famous 12th century poet Jayadev. Jayadev wrote the Geet Govind, which contains information about Ras Leelas Krishna in Vrindavan. Geet Govind की बात करें तो ये basically relationship between Krishna and Radha and gopis के बारे में description provide करती है Geet Govind book. नेक्स्ट क्वेश्चन, द उपनिषद्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय whom? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि दारा शिकोह। तो दारा शिकोह ने जो ये उपनिषद हैं इनको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। दारा शिकोह सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड अ फ्रेंडशिप विद द सेवंथ सिख गुरु हर राय। तो इनके साथ फ्रेंडशिप की थी दारा शिकोह ने। दारा शिकोह डिवोटेड मच एफर्ट टूवर्ड्स फाइंडिंग अ कॉमन मिस्टिकल लैंग्वेज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। टूवर्ड्स दिस गोल ही कंप्लीटेड द ट्रांसलेशन ऑफ 50 उपनिषद्स। तो कितने उपनिषद इन्होंने ट्रांसलेट किए? अराउंड 50 फ्रॉम देयर ओरिजिनल संस्कृत इनटू पर्शियन इन 1657. So
दे कुड बी स्टडीड बाय मुस्लिम स्कॉलर्स एज वेल। अगर हम बात करें दारा शिकोह की, तो इन्होंने हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। इन्होंने भगवत गीता को भी ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। इसके अलावा योग वशिष्ठ को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में, ये आपने ध्यान में रखना है। हिज वर्क्स वर फिलोसफिकल एंड मेटाफिजिकल इन नेचर। He also wrote about Sufism and the lives of the Sufi saint. So he was a great writer. ये आपने ध्यान में रखना है. Who translated the Upanishads, around 50 Upanishads in Persian. Question: Who was the founder leader of Muslim Fakirs? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंजुन शाह। तो मंजुन शाह या फिर मंजू शाह, इनको कंसिडर किया जाता है एज द फाउंडर लीडर ऑफ द मुस्लिम फकीर्स। मंजुन शाह वॉज अ फकीर ऑफ द मदारिया सूफी ऑर्डर फाउंडेड बाय सैयद बदियुद्दीन कुतुब उल शाह मदार। हिज हेडक्वार्टर्स वॉज एट द श्राइन ऑफ शाह मदार इन मकानपुर नियर कानपुर। तो ही वॉज अ फेमस फ़कीर फ्रॉम द एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी को ये बिलोंग करते थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिबेलियंस में भी पार्टिसिपेट किया था मंजन शाह ने। ही इज़ कंसिडर टू बी द फाउंडर लीडर ऑफ मुस्लिम फ़कीर्स। अगर हम बात करें इन्होंने कौन कौन से बैटल्स में पार्टिसिपेट किया, तो बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में लड़ा गया था, ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। अदर देन दैट ही ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लाइक इन्होंने बैटल ऑफ उधुरनाला में भी पार्टिसिपेट किया था, ये आपने ध्यान रखना है। तो बैटल ऑफ उधुना नाला विच वॉज फॉट इन 1761, तो इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द सेंट टू हैव रिटन द फेमस बिजक? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संत कबीर। तो कबीर दास जी की फेमस ये लिटरेरी वर्क है जिसका नाम है बिजक. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस. So Bijak is the best known of the compilations of Kabir and as such is the holy scripture for followers of the Kabir Panthi religion. The Bijak is one of the earliest of the major texts of modern Hindi. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हुम? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब. तो मोती मस्जिद इसका कंस्ट्रक्शन औरंगजेब ने करवाया था. तो मोती मस्जिद इज अ वाइट मार्बल मॉस्क इनसाइड द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली, इंडिया. द नेम ट्रांसलेट्स इट्स इंग्लिश अ पर्ल मॉस्क. तो मोती मस्जिद का मतलब होता है पर्ल मॉस्क इन इंग्लिश. लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ द हम्मम and close to the Diwan-i-Khas. It was built by the Mughal Emperor Aurangzeb from 1659 to 1660. अगर हम बात करें औरंगजेब died in which year, तो 1707 में औरंगजेब died and he is considered to be the last powerful Mughal emperor of this Mughal dynasty. अगर last ruler की बात करें तो बहादुर शाह जफर was the last ruler of this मुगल डायनेस्टी. लेकिन लास्ट पावरफुल रूलर वॉज औरंगजेब, जिसका टेरिटोरियल एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा था. तो अगर हम बात करें रेड फोर्ट, बात यहाँ पे रेड फोर्ट की हुई है, तो रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? तो शाहजहां ने रेड फोर्ट के कंस्ट्रक्शन को कमीशन किया था इन 1638 व्हेन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली. तो आगरा से दिल्ली जब शाहजहां ने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र की थी तब रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा फोर्ट वॉज बिल्ट बाय होम? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर. तो अकबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फेमस आगरा फोर्ट. The construction of the Agra fort was started around 1565 when the initial structures were built by the Mughal Emperor Akbar and subsequently taken over by his grandson Shah Jahan, who added most of the marble creations to the fort. ये आपको ध्यान में रखना है. तो construction it was started by Akbar but it was completed by his grandson Shah Jahan. नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास कंपोज्ड हिज रामचरितमानस ड्यूरिंग द रीन ऑफ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अकबर. तो अकबर के टाइम पर रामचरितमानस के ऑथर तुलसीदास जी ने अपनी कंपाइलेशन पूरी की थी. रामचरितमानस वॉज कंपोज्ड एट अयोध्या, वाराणसी एंड चित्रकूट. इंडिया वॉज अंडर द रीन ऑफ मुगल एम्पर अकबर ड्यूरिंग दिस टाइम. अगर हम बात करें तुलसीदास जी की, तो इनकी काफ़ी फेमस ये बुक है जो है रामचरितमानस. इसमें टोटल 7 पार्ट्स है जिनको कांड कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है. एंड दिस रामचरितमानस वॉज रिटन इन
अवधी लैंग्वेज, तो संस्कृत से एक तरीके से ट्रांसलेट करके अवधी लैंग्वेज में थोड़ा सिंप्लीफाइड और पोएटिक फॉर्म में रामचरितमानस को लिखा गया था बाय तुलसीदास। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड तुलसीदास ही वॉज कंटेम्पोररी ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तुलसीदास जी ही ऑल्सो रोट हनुमान चालीसा एंड अदर वर्क्स इन संस्कृत, अवधी एंड ब्रज भाषा। तो तुलसीदास ही ऑल्सो फाउंडेड द संकट मोचन टेम्पल इन वाराणसी, संकट मोचन टेम्पल इन वाराणसी, ये भी आपने ध्यान में रखना है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड हनुमान जी। ही ऑल्सो स्टार्टेड रामलीला प्लेस नियर वाराणसी अवध, हम ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was the famous Mughal emperor at the time of Ahmad Shah Abdali's invasion of India? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाह आलम वन। तो शाह आलम वन वॉज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अहमद शाह इन्वेजन। अहमद शाह अब्दाली इन इंडिया 7 टाइम्स, तो 7 बार अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया में इन्वेड किया था, इंडिया पर हमला किया था, फ्रॉम 1748 टू 1767। ही क्रॉस्ड Khyber Pass in December 1747 with 40,000 troops to invade India. India was being ruled by Shah Alam first at that time. At that time, इंडिया में शाह आलम फर्स्ट रूल कर रहे थे अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के टाइम में, ये आपने ध्यान में रखना है, इन 1747। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was known as निर्गुणा सेंट एंड रिफॉर्मर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि संत कबीर को कहा जाता है अ निर्गुणा सेंट। So, Kabir is widely believed to have become the first disciple of the Bhakti poet Saint Swami Ramanand in Varanasi, also for devotional Vaishnavism, with a strong bent to monist Advait philosophy, teaching that God was inside every person and everything. Sant Kabir was known for his Nirgun saint and reformer. तो बेसिकली संत कबीर इनके जो टीचर थे उनका नाम था रामानंद, ये भी आपको ध्यान में रखना है, वाराणसी में ये इनसे मिले थे। और संत कबीर इनको, इनकी ऐसी फिलॉसफी थी, ऐसी आइडियोलॉजी थी कि भगवान हर इंसान के अंदर होते हैं, दैट गॉड इज इनसाइड एवरी क्रिएचर एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द टीचर ऑफ अकबर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अब्दुल लतीफ। तो अब्दुल लतीफ वॉज द टीचर ऑफ अकबर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अकबर्स टीचर अब्दुल लतीफ वॉज एन ईरानियन स्कॉलर। ही वॉज द पैट्रोन ऑफ अकबर फ्रॉम बैरम खान 1556 AD to 1560 AD, who was seated on the throne by the title of Ghazaluddin Muhammad Akbar. Emperor Ghazi was lovingly called as Khani Baba. तो दिस इज अबाउट अकबर, ये आपने ध्यान में रखना है। अकबर को अकबर द ग्रेट कहा जाता है। अदर देन दैट अकबर के बारे में हमने और भी चीज़ें डिस्कस की थी। द वर्ड अकबर मीन्स द मोस्ट मैग्निफिशेंट वन और द ग्रेटेस्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who built the famous चार मीनार ऑफ हैदराबाद? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का कंस्ट्रक्शन करवाया था हैदराबाद में। द चार मीनार इज अ मॉन्यूमेंट इन हैदराबाद, इंडिया। द स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट इन द ईयर 1591 AD. It is the most famous building of Hyderabad and also one of the most famous buildings of India. It was built by Muhammad Quli Qutub Shahi to celebrate the end of the deadly plague. तो प्लेग खत्म होने के बाद उसको सेलिब्रेट करने के लिए चार मीनार का कंस्ट्रक्शन करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ये आपने ध्यान में रखना है। सो एंड अगर हम बात करें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की, सो ही वॉज द फिफ्थ रूलर ऑफ द कुतुब शाही डायनेस्टी एंड विच वॉज फाउंडेड इन हैदराबाद। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद को सिटी ऑफ बिरयानी सिटी या फिर बिरयानी के लिए जाना जाता है, हैदराबाद सिटी को, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें व्हाट वाज द रीज़न ऑफ बिल्डिंग दिस, तो कुछ कहते हैं कि ये प्लेग ख़त्म हुआ था उसके एंड को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था, और कुछ लोग कहते हैं कि अपनी वाइफ को ऑनर करने के लिए, जिनका नाम था बागमती, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। और ये कब कंस्ट्रक्ट करवाया था ये चार मीनार, सो इट वाज कंस्ट्रक्टेड व्हेन द कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी शिफ्टेड फ्रॉम गोलकोंडा टू हैदराबाद। तो गोलकोंडा से जब हैदराबाद कैपिटल शिफ्ट हुई थी तब इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जंतर मंतर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान। तो राजस्थान में जंतर मंतर सिचुएटेड है। द जंतर मंतर मॉन्यूमेंट इज इन जयपुर राजस्थान इज अ कलेक्शन ऑफ 19 आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिल्ट बाय राजपूत किंग सवाई जयसिंह सेकंड। तो अगर हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर को द पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। और ये जंतर मंतर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर भी लिया गया है। Next question. During the reign of which ruler use of halo or divine lights was started in paintings? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहांगीर। तो जहांगीर वॉज द मुगल रूलर जिन्होंने हेलो और डिवाइन लाइट्स को यूज़ करना स्टार्ट किया इन पेंटिंग्स। जहांगीर अकबर सन कंटिन्यू टू प्रोड्यूस मैन्युस्क्रिप्ट इन द स्टाइल हेलो बिकॉज of the belief that they were special beings touched by divinity who radiated the light of Allah। बेसिकली अगर हम बात करें कि मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग स्टार्ट किसके टाइम से हुई, तो सेकंड मुगल एम्पर हुमायूं के टाइम से ये मुगल पेंटिंग स्टार्ट हुई, जो लेकर आए थे पर्शियन आर्टिस्ट अब्द अल समाद एंड मिर सैयद अली को with him after returning from his exile. The Mughal painting period was a great era during the time of Akbar II and Akbar Jahangir. They all took a great interest in paintings और हेलो और डिवाइन लाइट्स को स्टार्ट किया था पेंटिंग्स में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग इज अ वैष्णव सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। इट वॉज फाउंडेड बाय whom? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य ही स्टार्टेड दिस पुष्टि मार्ग विच इज अ वैष्णव सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। पुष्टि मार्ग द पाथ ऑफ द ग्रेस इज अ वैष्णव सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म फाउंडेड बाय श्री वल्लभाचार्य जी अराउंड 1500 AD। अगर हम बात करें वल्लभाचार्य की, तो ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इट वॉज एंड दिस सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय श्री वल्लभाचार्य, द सेक्ट ऑफ पुष्टि मार्ग, जिसका मतलब होता है पाथ ऑफ द ग्रेस। So, if we talk about the next question, that is, Sultan of Delhi died while playing Chaugan or Polo. Correct answer for this question will be option number B, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, who was the general of Muhammad Ghori's Delhi Sultanate, died as a result of fall from the horse while playing the game known as Chaugan। ये आपने ध्यान में रखना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक he was the Sultan of Delhi, जो चौगान खेलते खेलते जिनकी डेथ हो गई थी घोड़े से गिरने के बाद, और 1210 में ही डाइड। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ऐबक was a former slave of Muhammad Ghori who became the leader of India after Ghori's death in 1205 CE. He founded the Mamluk dynasty। ये आपने ध्यान में रखना है। The first Muslim dynasty to rule over India. Aibak also began the construction of Qutub Minar in Delhi. Next question. Which World Heritage Site is built on the right bank of Yamuna River? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ताजमहल। ताजमहल इज द फेमस मॉन्यूमेंट एंड इट इज अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज बिल्ट ऑन द राइट बैंक ऑफ यमुना रिवर। Mughal Emperor Shah Jahan is in the memory of his favorite wife built the Taj Mahal, which is a jewel of Muslim art in India and one of the universally admired masterpieces of the World Heritage. It is situated at the west bank of River Yamuna in the city of Agra, Uttar Pradesh. It was included in the list of UNESCO World Heritage Site in the year 1983। तो 1983 में ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। ये आपने ध्यान में रखना है। ताजमहल ये वाइट मार्बल से बना है और इट इज़ अ मौसोलियम ऑफ शाहजहां फेवरेट वाइफ, जिनका नाम था मुमताज महल, और ये इसका कंस्ट्रक्शन अराउंड 1631 में स्टार्ट हुआ और 1648 में कंप्लीट हुआ। And this was done by Shah Jahan to honor his wife Mumtaz Mahal. Next question. Which of the following Sikh guru compiled the Adi Granth?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गुरु अर्जन देव। तो गुरु अर्जन देव, द फर्स्ट रेडिशन वॉज कंपाइल्ड बाय द सिख गुरु गुरु अर्जन देव। ये आपने ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। द 10th गुरु गोबिंद सिंह एडेड वन श्लोक, दोहा महला 9 अंक, 1429 and all other 115 hymns of his father Guru Tegh Bahadur Singh in this Granth or in this compilation. This second rendition came to be known as Guru Granth Sahib, which is a religious text और हम कह सकते हैं religious book of Sikhism. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु वॉज फेमसली नोन एज तोता ए हिंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तोताए हिंद मीन्स पैरट ऑफ हिंदुस्तान। सो खुसरो इज एक्नॉलेज्ड एज वन ऑफ द 4 ग्रेट पिलर्स ऑफ द 14th Persian literature, 14th century Persian literature. He was awarded the title of Tota-e-Hind, जिसका मतलब होता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर पैरट ऑफ इंडिया। और 13th सेंचुरी के काफ़ी फेमस पोएट, म्यूजिशियन, स्कॉलर थे। तो ये आमिर खुसरो और इनकी काफ़ी फेमस, अगर हम कंपाइलेशन या राइटिंग्स की बात करें तो खज़ीन उल फुतूह जो इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी, जिसमें इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की विक्ट्रीज़ के बारे में मेंशन किया है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंस टॉम्ब वाज बिल्ट बाय हुम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेगा बेगम। तो बेगा बेगम इन्होंने हुमायूंस टॉम्ब का कंस्ट्रक्शन किया था, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड शी वाज द वाइफ ऑफ हुमायूं। The tomb of Humayun was built by the orders of Humayun's first wife and the chief consort Empress Bega Begum, जिनको हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। The construction began in 1565, 9 years later after his death, and completed in 1572 at the cost of 1.5 million rupees at the time. तो around 1.5 million rupees लगे थे इस टॉम्ब का कंस्ट्रक्शन करवाने में। और बेगा बेगम, जिनको हाजी बेगम भी कहा जाता है, इन्होंने इस टॉम्ब का कंस्ट्रक्शन करवाया था। और 1569 से लेकर 1570 के अराउंड इस टॉम्ब का कंस्ट्रक्शन हुआ था। और अगर हम बात करें इसमें जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो कौन थे इस टॉम्ब के, तो मिराक मिर्ज़ा गियाथ was the chief architect of this tomb known as Humayun's tomb and it is located in Delhi. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ मुगल पीरियड वॉज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी, द ऑथर ऑफ द फेमस बुक पद्मावत, was the first Indian Hindi scholar of the Mughal period. So Malik Muhammad Jaisi was the first Indian Hindi scholar. Malik Muhammad Jaisi died in 1542, was an Indian Sufi poet and peer. He wrote in the Awadhi language and in the Persian Nastaliq script. His best known work is the epic of the poem पद्मावत, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा इनकी अगर हम बात करें अदर फेमस लिटरेरी वर्क्स की, तो ये है कन्हावत भी इनकी एक फेमस लिटरेरी वर्क है बेस्ड ऑन कृष्णा। इसके अलावा अखरावत भी इन्होंने एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है, अखरावत एंड कन्हावत एंड पद्मावत, कुछ इनके इम्पॉर्टेंट लिटरेरी या फिर नोटेबल वर्क्स हैं। Next question, which Mughal ruler reconstructed a new city called as Deen Panah on the bank of Yamuna River? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि हुमायूं। सो हुमायूं ascended the throne in 1530 and in 1533 founded a new city called as Deen Panah on the bank of Yamuna River. Sher Shah, who overthrew Humayun in 1540, razed Deen Panah to the ground and built his new capital शेर शाही, नाउ नोन एज पुराना किला फोर्ट इन द साउथ ईस्टर्न दिल्ली। तो बेसिकली तीन पनाह का कंस्ट्रक्शन या फिर तीन पनाह जो एक सिटी थी, इट वाज फाउंडेड बाय हुमायूं, लेकिन हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने, और इसके बाद शेरशाह सूरी ने इस जगह का नाम शेर शाही रख दिया था, जिसे इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था। ये आपने ध्यान में रखना है। एंड दिस वाज डन इन द साउथ ईस्टर्न दिल्ली, जिसको आजकल पुराना किला फोर्ट के नाम से जाना जाता है। Next question, name the language that was designated as the camp language during the medieval period.
करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि उर्दू। तो उर्दू लैंग्वेज को क्रैम्प लैंग्वेज की तरह कंसिडर किया जाता था या फिर क्रैम्प लैंग्वेज का डिजिग्नेशन दिया गया था टू द उर्दू लैंग्वेज। उर्दू वॉज डिजाइन designated as the camp language of the medieval India. The word Turkish means military camps, a lashkar. Urdu language was developed during the contact of Hindu, Turkish, and Afghan soldiers. This you have to keep in mind. So option number D will be the correct answer for this question. Next question. During the reign of which Mughal Moroccan traveller Ibn Battuta visited India? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बटूटा ने इंडिया में विजिट किया था। मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बटूटा विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। हिज बुक रेहला ये अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई है। द ट्रैवलॉग थ्रोज अ लॉट ऑफ लाइट ऑन द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड द जियोग्राफिकल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इब्न बटूटा की तो ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज के थ्रू इंडिया आए इन 1333 और इंडिया में आकर इन्होंने अराउंड काफ़ी टाइम तक ये मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में भी रहे एंड इन्होंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया फॉर अराउंड 29 ईयर्स और इसमें इन्होंने अपनी ट्रैवलॉग लिखी और स्पेशली इनकी ट्रैवलॉग का नाम है रेहला जो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी हुई है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ट टू मार्क अकबर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात। तो गुजरात में जब अकबर ने जीत हासिल की थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बुलंद दरवाज़ा का कंस्ट्रक्शन हुआ था। बुलंद दरवाज़ा द गेट ऑफ विक्ट्री वॉज बिल्ट इन 1601 AD by Akbar to commemorate his victory over Gujarat. It is the main entrance to palace at Fatehpur Sikri, a town which is 43 किलोमीटर away from Agra, India. तो बेसिकली बुलंद दरवाज़ा जिसका मतलब होता है गेट ऑफ विक्ट्री जो अकबर ने बनवाया था इन द ईयर 1601। ये आपने ध्यान में रखना है। Basically, it is known as Gate of Victory and was completed in 1601 और इसका कंस्ट्रक्शन 1572 में ही स्टार्ट हो गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु स्टैब्लिश्ड चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इनका पूरा नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने चिश्ती ऑर्डर को स्टैब्लिश किया इन द मिड 12th सेंचुरी। मोइनुद्दीन चिश्ती इंट्रोड्यूस द चिश्ती ऑर्डर इन लाहौर पंजाब एंड Ajmer, Rajasthan, sometime in the middle of 12th century CE. He was the eighth in the line of succession from the founder of Chishti order, Abu Ishaq Shami. अगर हम बात करें ओरिजिन की तो बेसिकली इट ओरिजिनेटेड नियर अफगानिस्तान और इसके जो फाउंडर थे वो थे अबू इशाक शमी। फाउंडेड द ऑर्डर अराउंड 930 CE। अगर बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तो ये इंडिया आए थे 1192 AD में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड ही मेड अजमेर एज द सेंटर ऑफ हिज टीचिंग्स। तो अजमेर को इन्होंने बनाया था एज द सेंटर ऑफ हिज टीचिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was named as जिंदा पीर और लिविंग सेंट इन द मुगल पीरियड? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरंगजेब को जिंदा पीर या फिर लिविंग सेंट के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब वॉज कॉल्ड एज जिंदा पीर और द लिविंग सेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। The next question is, which among the following Mughal buildings is said to possess the unique features of being exactly equal in length and breadth? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताजमहल। तो ताजमहल वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ नूरजहां। इट वॉज डिज़ाइंड बाय उस्ताद अहमद लाहौरी। तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको डिज़ाइन किया था ताजमहल को। ये आपने ध्यान में रखना है। The dome of Taj Mahal exactly has same height and length base that is 35 meters. बुलंद दरवाज़ा is the main entrance to the palace at. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी का
मेन एंट्रेंस गेट है बुलंद दरवाजा. द गेट ऑफ मैग्निफिसेंस इज सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द पैलेस. इट was built by Mughal Emperor Akbar in the 1601 AD to celebrate his victory over Khandesh, that is Gujarat, and Ahmednagar in Deccan. It is situated at Fatehpur Sikri. It is located in Uttar Pradesh. This you have to keep in mind. इसके अलावा अगर हम बात करें बुलंद दरवाज़ा की, तो अकबर की कॉन्क्विस्ट को मार्क करने के लिए ये बनाया गया था और 1572 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the most learned medieval Muslim ruler who was well versed in various branches of learning including astronomy, mathematics and medicine was. करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक. तो मोहम्मद बिन तुगलक ये मुस्लिम रूलर थे जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे. हम कह सकते हैं एक तरीके से मल्टी टैलेंटेड थे इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन. इन सभी फील्ड्स में ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे. देयरफॉर इनको इन सभी चीज़ों के लिए जाना जाता है. द मोस्ट लर्न मिडिवल मुस्लिम रूलर हु वाज वेल वर्स्ड इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन वाज मोहम्मद बिन तुगलक. अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ये काफ़ी ब्रिलियंट स्कॉलर थे, एक ग्रेट पोएट थे और काफ़ी ग्रेट ऑरेटर थे. ऑरेटर मतलब एक तरीके से भाषण देने वाले. ही वॉज नॉलेजेबल इन फिलोसफी, लॉजिकल, फिजिकल साइंस एंड रीजनिंग एज वेल. इसके अलावा ये बिलीव करते थे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम बिटवीन मुस्लिम्स, हिंदूज एंड जैन्स. ही वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड बाय फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर. ये आपने ध्यान में रखना है. इसके अलावा इनको काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस का ज्ञान था, जैसे संस्कृत भी इनको आती थी, टर्किश, पर्शियन एंड अरेबिक. सो ही वॉज अ काइंड ऑफ मल्टी टैलेंटेड पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which was the first garden tomb in the Indian subcontinent? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि हुमायूं's tomb. So Humayun's tomb, the tomb of Mughal Emperor Humayun, was built by his wife Hamida Banu Begum in 1570. You have to keep this in mind. And it was the first garden tomb in Indian subcontinent. It was declared as UNESCO World Heritage Site in 1993. अगर हम बात करें एम्प्रेस बेगा बेगम की, सी वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ मुगल एम्प्रेस जिन्होंने इस किले को बनाया था, इस हुमायूं's टॉम्ब का क्रिएशन किया था. ये आपने ध्यान में रखना है. सो इट वॉज completed in the year 1572. Next question, Bhakta Tukaram was contemporary of which Mughal ruler? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी कि जहांगीर. तो जहांगीर के कंटेम्पोरेरी थे भक्त तुकाराम. द पीरियड ऑफ भक्त तुकाराम इज कंसिडर्ड बिटवीन 1608 एंड 1649, whereas the period of Jahangir was between 1627 to 1657. भक्त तुकाराम की बात करें तो ये एक मराठी पोएट थे, भक्ति पोएट थे, एंड ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा. एंड ऐसा माना जाता है कि इनका जो टेन्योर था वो तो 1608 से लेकर 1649 तक ये इनका लाइफ पीरियड था. एंड ही इज़ नोन फॉर हिज डिवोशनल पोएट्री कॉल्ड एज अभंगा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है भक्त तुकाराम, और कीर्तन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है भक्त तुकाराम. जहांगीर की बात करें तो ही वॉज अ मुगल एम्परर जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक. ही वॉज अ टॉलरेंट रूलर हु ऑल्सो अलाउड हिंदूज टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली. नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना किला एट दिल्ली वॉज बिल्ट बाय whom? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेरशाह. तो पुराना किला इसका कंस्ट्रक्शन शेरशाह ने करवाया था. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो शेरशाह's fort or the Purana Killa, it stands on the ancient site known as Indraprasth, associated with the Hindu epic Mahabharata. तो महाभारत में इंद्रप्रस्थ काफ़ी ज़्यादा फेमस था और यहाँ पर ही शेरशाह का पुराना किला सिचुएटेड था. He was temporarily deposed by Sher Shah Suri, who completed the fortress walls and built two important structures that were used by Humayun when he took back the city. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव थियोलॉजी ऑफ द्वैत द्वैत. करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि निम्बर्काचार्य. तो निम्बर्काचार्य इन्होंने वैष्णव थियोलॉजी ऑफ द्वैत द्वैत को प्रोपगेट किया था. अगर हम बात करें निम्बर्काचार्य की तो ये एक तेलुगु ब्राह्मण योगी थे एंड अ फिलोसोफर हु प्रोपगेटेड द थियोलॉजी ऑफ द्वैत द्वैत. सो
Nimbarkacharya is known for propagating Vaishnav theology of Dvait. Nimbarkacharya comes into the line of the Kurma Sampradaya and is believed to have lived around 11th and 12th centuries. ये आपने ध्यान में रखना है. इसके अलावा अदर वैष्णव थियोलॉजी की बात करें तो अगर हम बात करें चैतन्य महाप्रभु की तो ही फाउंडेड द गौड़िया वैष्णविज्म. ये आपने ध्यान में रखना है. एंड ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा. चैतन्य महाप्रभु. इसके अलावा अगर हम बात करें रामानुज की तो रामानुज ये भी एक वैष्णव स्कॉलर थे और विष्णु भक्ति के लिए ये फेमस थे. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा अगर हम बात करें वल्लभाचार्य जी की तो ये भी एक इंडियन तेलुगु फिलोसोफर थे हु फाउंडेड द कृष्णा सेंटर्ड पुष्टि सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म. ये आपने ध्यान में रखना है. पुष्टि सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट रोट श्री भाष्य. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर यानी कि रामानुज. तो रामानुज इन्होंने श्री भाष्य को लिखा है. ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. श्री भगवत Ramanujacharya was a Hindu theologian, philosopher, and one of the most important exponents of the Sri Vaishnavism tradition with Hinduism. Ramanujacharya himself wrote influential texts such as Bhashya on the Brahma Sutra and the Bhagavad Gita, all in Sanskrit. So these are the notable works of Ramanujacharya. ये आपने ध्यान में रखना है. And he belonged to the Vaishnav scholar sect and proposed the Vishnu Bhakti ideas. Next question. Who among the following was responsible for making Sikhism a militant force? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुरु हरगोबिंद सिंह. सो गुरु हरगोबिंद सिंह was the first guru to engage in warfare, advising the Sikhs to take part in the military training and martial arts. He also constructed the Akal Takht. ये भी आपने ध्यान में रखना है. तो सिखिज्म जो बेसिकली है इसको मिलिटेंट फोर्स बनाने का काम गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने किया था. ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन. करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि बदौनी. सो बदौनी वाज द पर्सन जिन्होंने रामायण को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था. सो अगर हम बात करें इनके पूरे नेम की तो दैट वाज अब्दुल उल कादर बदौनी वाज अ ग्रेट ट्रांसलेटर एंड हिस्टोरियन ऑफ मुगल एरा. He was appointed by Akbar, the Emperor Akbar, to his religious offering of royal council. Akbar asked him to translate the Ramayana into Persian. It took him around 4 years to complete the task. तो बेसिकली बदौनी इनको मुगल एम्पर अकबर ने एक ऑर्डर दिया था कि ये रामायण को पर्शियन में ट्रांसलेट करें संस्कृत से, ताकि जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो भी रामायण को एक तरीके से रीड कर पाएँ. सो बदौनी की बात करें so he was a scholar, historian and a writer in the Mughal Empire, and he was commissioned by Akbar to translate Ramayana and other Hindu works into Persian. ये आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक. तो मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने टोकन करेंसी को भी इंट्रोड्यूस किया था दिल्ली सल्तनत के टाइम पर. टोकन करेंसी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद तुगलक इन इंडिया. Muhammad bin Tughlaq is known for his active interest in experimenting with the coinage. He implanted his character and activities on his coinage and produced abundant of gold coins compared to that of his predecessors. तो ये coinage के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है मोहम्मद बिन तुगलक. ये आपको ध्यान में रखना है. He introduced token currency in which year? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1330 में इन्होंने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज गजनी वॉज अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी इन. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान की एक स्मॉल प्रिंसिपैलिटी है गजनी. तो गजनी हिस्टोरिकली नोन एज गजनी और गजना इज अ सिटी इन सेंट्रल अफगानिस्तान विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 270,000 people. The city is strategically located along Highway 1, which has served as the main road between Kabul and southern Afghanistan for thousands of years. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज हु बिल्ट द खाजुराहो टेम्पल्स. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी यानी कि चंदेला राजपूत्स. तो चंदेला रूलर्स ने खाजुराहो टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया था. द टेम्पल ऑफ खाजुराहो
was commissioned by the Rajput rulers of Chandela dynasty who ruled over central India for around 10th to 13th century CE. Chandela dynasty की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये डायनेस्टी ने फ्लरिश किया. Chandela were known for their interest in art and architecture and ruled central India for around 3 centuries. इसके अलावा अगर हम बात करें खाजुराहो टेम्पल्स की तो इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया है. ये भी आपको ध्यान में रखना है. और अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है तो नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को यूज़ किया गया है यहाँ के टेम्पल्स में. ये भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान में रखनी है. Next question. The Kailash Temple is one of the largest rock-cut ancient Hindu temple located at Ellora. Was built by whom? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कृष्णावन. तो कृष्णावन वॉज द रूलर जिन्होंने कैलाश टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया था. सो द कैलाश टेम्पल Cave 16 is one of the 34 cave temples and monasteries known collectively as the Ellora Caves. Its construction is generally attributed to the 8th century Rashtrakuta king, that is Krishna I. ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा आर. करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म तीनों को एक तरीके से डिपिक्ट करती हैं द केव्स ऑफ एलोरा. So Ellora, built by Rashtrakutas, is located 29 km northwest of Aurangabad in Maharashtra. It is one of the World Heritage Sites. It is well known for its monumental caves, that is 12 Buddhist from 1 to 12, 17 Hindu caves from 13 to 29, and 5 Jain caves from 30 to 34. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. जामा मस्जिद इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दीज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि फतेहपुर सीकरी. सो जामा मस्जिद द फ्राइडे मॉस्क इज द 17th century mosque in World Heritage Site of Fatehpur Sikri in India. The Mughal Emperor Akbar personally directed the building of Jama Masjid, which stretches some 540 feet and 165 meters in length. तो जो जामा मस्जिद है इसका कंस्ट्रक्शन मुगल एम्परर अकबर ने करवाया था. Question. Which of the following Sena rulers introduced Kulinism in Bengal? Right answer for this question will be option number B यानी कि बल्लला सेन. So बल्लला सेन was the ruler जिसने Kulinism को बंगाल में introduce किया था. So one of the vassals of Pal called as Hemant Sen founded the Sena dynasty. The third king of this dynasty, Ballala Sen, introduced the social reforms in Bengal जिसको Kulinism के नाम से जाना जाता था. If we talk about Sena dynasty, so who was the founder of this Sena dynasty? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए सामंत सेन. तो सामंत सेन इन्होंने सेना डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था अराउंड 1095 AD के आसपास. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज Which of the following rulers of Delhi Sultanate faced maximum number of Mongol attacks? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलाउद्दीन खिलजी. तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मैक्सिमम मंगोल अटैक्स हुए थे. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर हम बात करें खिलजी डायनेस्टी की तो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जलाल उद्दीन खिलजी. ये आपको ध्यान में रखना है. एंड द खिलजी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड अराउंड 1290 AD. ये आपको ध्यान में रखना है. सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल अटैक्स वर फेस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी और अराउंड 6 मंगोल अटैक्स फेस किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने. ही बिल्ट Siri as his capital mainly to deter from the Mongols. If we talk about अलाउद्दीन खिलजी तो ये अपनी फोर्टिफाइड सिटी सिरी के लिए जाने जाते हैं जिसको इन्होंने अपनी कैपिटल डिक्लेयर किया था. इनकी वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिंग आर्मी थी इन द दिल्ली सल्तनत. ये भी आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा इनके टाइम पर अराउंड 6 अटैक्स हुए थे. 6 मंगोल अटैक्स हुए थे. बट अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट जिसने इन सभी अटैक्स को डिफेंड किया और अपने एम्पायर को बचाकर रखा. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. At which among the following places Gokul Jat revolted against the Mughals in 17th century? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मथुरा. तो मथुरा में गोकल जाट रिवॉल्ट हुआ था. ये आपने ध्यान में रखना है. एंड ये जो रिवॉल्ट हुआ था ये मुगल्स के अगेंस्ट हुआ था और इसको गोकुला जाट या फिर गोकल जाट रिवोल्ट कहा जाता है. इट वॉज अगेंस्ट द मुगल एम्पायर एंड टुक प्लेस अराउंड 1669 to 1670. So in 1669 and 1670 the Jats of Mathura region rose under the leadership of local zamindar known as Gokul.
Religion was the main factor behind this revolt because Abdul Nabi, a local officer of imperial Mughal government, had destroyed the Hindu temples and disrespected their women. तो इसके अगेंस्ट ये गोकुल जाट रिवोल्ट हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस गोकुल जाट रिवोल्ट में जाट्स, गुर्जर्स और अहिर्स एंड पनवार्स इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट द मुगल ऑफिशियल नोन एज अब्दुल नाबी। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने हिंदू टेम्पल्स और जो हिंदू वुमेन है उनको डिसरिस्पेक्ट किया था। सो दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड दिस गोकुला जाट रिवोल्ट, जहाँ पर लोकल जमींदार गोकुल इन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड काबुलियत एंड पट्टा? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी ने काबुलियत और पट्टा को इंट्रोड्यूस किया था। ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स थे ऑफ सेटलमेंट। सो पठान सुल्तान शेर शाह सूरी measured and classified the land in terms of the produce and introduced Kabuliyat and Patta as the instruments of settlement. During Akbar's reign, Todermal made some reforms to that system and the whole empire was divided into Suba, Sarkar, परगना एंड महल। सो ये बेसिकली टोडरमल ने एक तरीके से क्लासिफिकेशन किया था ऑफ दिस रिफॉर्म विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह सूरी एंड टोडरमल ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अगर हम बात करें शेर शाह सूरी की तो उसने पट्टा और काबुलियत जैसे लैंड सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। पट्टा की बात करें तो पट्टा एक टाइप का रिटन डॉक्यूमेंट होता था जहाँ पर लैंड से रिलेटेड उसका साइज, फर्टिलिटी और कैटेगरी और रेवेन्यू के बारे में लिखा जाता था। जबकि जो काबुलियत होता था वो होता था कॉपी ऑफ पट्टा जो जिसमें फार्मर के सिग्नेचर होते थे या फिर थंब इम्प्रेशन होता था। सो इट वाज फॉर द गवर्नमेंट। तो बेसिकली शेर शाह सूरी ही वॉज द फाउंडर ऑफ द सूरी डायनेस्टी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड ही टुक कंट्रोल ओवर द मुगल एम्पायर इन अराउंड 1538। तो इनके कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा थे टुवर्ड्स द लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड ही वॉज अ गुड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड रूपी एज वेल एज डैम कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following foreign travelers is not correctly paired with their respective period of visit in India? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी कि इब्न बटूटा। तो इब्न बटूटा ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो बेसिकली यहाँ पे दिया है मुगल पीरियड विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो अगर हम बात करें फाइयान की तो गुप्ता पीरियड के टाइम पर विजिटेड इंडिया। ह्यून सांग ये पोस्ट गुप्ता पीरियड पे इन्होंने विजिट किया इंडिया में एंड अल बिरूनी अर्ली मिडिवल पीरियड। जबकि इब्न बटूटा ये अराउंड मिडिवल पीरियड में इंडिया इन्होंने विजिट किया। तो चलिए, और वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, नॉट एट द टाइम ऑफ मुगल पीरियड। तो अराउंड जब दिल्ली सल्तनत रूल कर रही थी दिल्ली पे तब इब्न बटूटा विजिटेड इंडिया। Next question, in context of administrative reforms, Alauddin Khilji military department was known as? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज वॉज द नेम ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। इन द reign of Alauddin Khilji, the military department was known as Diwan e Arz and it was headed by Arz e Mumalik. Arz e Mumalik was responsible for the organization and maintenance of the रॉयल आर्मी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की तो इनका मिलिट्री डिपार्टमेंट इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी जिसको न्यू स्टैंडिंग आर्मी भी कहा जाता था एंड इट वाज अ आर्मी ऑफ अराउंड 40,000 कॉप्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। In context of administrative reforms of Alauddin Khilji, the military department was known as। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज वॉज द नेम ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। बेसिकली अगर इंस्टेंटली या इमीडिएटली जो सोल्जर्स होते थे उनका रिक्रूटमेंट जो होता था दैट वॉज डन बाय दीवान ए अर्ज। इन द reign of Alauddin Khilji, the military department was known as Diwan-e-Arz and it was headed by Arz-e-Mumalik. Arz-e-Mumalik was responsible for organization and maintenance of the royal army. This you have to keep in mind. अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की तो एक हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग जिनका नाम था फरिश्ता, तो फरिश्ता के अकॉर्डिंग
जो अलाउद्दीन खिलजी था उसकी जो स्टैंडिंग आर्मी थी इट वाज ऑफ 4,75,000 हॉर्समैन। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। जो अलाउद्दीन खिलजी था इसकी जो आर्मी थी वहाँ पे 3 काइंड ऑफ सोल्जर्स प्रेजेंट थे। एक थे जो थे सोल्जर्स जो फुट सोल्जर्स थे, बेसिकली फुट सोल्जर्स, और जो सोल्जर्स थे जो एक हॉर्स पे होते थे उनको एक अप्सा के नाम से जाना जाता था। सोल्जर्स विथ 1 हॉर्स एंड सोल्जर्स विथ 2 हॉर्स को 2 अप्सा के नाम से जाना जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एज रिकॉर्डेड बाय अबुल फजल, अकबर यूज्ड टू प्ले विच अमंग द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नक्कारा। तो नक्कारा was the musical instrument which was played by Akbar, and this is according to Abul Fazl. So Nakara is the famous instrument played by Akbar. He was a great Mughal king. This was recorded by Abul Fazl and he was a great musician as well. इनको अकबर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज हाउ मैनी ऑर्डिनेंसेस was issued by जहांगीर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12। सो देयर वर 12 ऑर्डिनेंसेस और एडिक्ट्स विच वर स्टार्टेड बाय जहांगीर इन द ईयर 1605। ये आपको ध्यान में रखना है। सो फॉर द वेलफेयर ऑफ एन एम्पायर द मुगल एम्परर जहांगीर इशूड 12 ऑर्डिनेंसेस कॉल्ड एज दस्तूर उल अमाल or the 12 rules of code of conduct. This was issued by Jahangir, और बेसिकली ये फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द प्रॉपर रूल ऑफ द गवर्नमेंट के लिए जहांगीर ने इन 12 एडिक्ट्स या फिर 12 रूल्स ऑफ कंडक्ट को इशू किया था। बेसिकली अगर हम बात करें ये किस टाइप के रूल्स थे, लाइक नो वन शुड कैप्चर अदर पर्सनस हाउस एंड कटिंग ऑफ नोज एंड ईयर्स वॉज प्रोहिबिटेड, जागीरदार्स वर टू बी चेक। तो ऐसे ही 12 ऑर्डिनेंसेस थे विच वर इशूड बाय जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर Delhi Sultanate, which state functionary was the head of city administration? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोटवाल। तो कोटवाल वॉज द हेड ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द Delhi Sultanate. Kotwal was the head of city administration who maintained law and order, implemented economic regulations, and also kept vigil on the visitors. So this was the work of Kotwal during the time of Delhi Sultanate. ये आपको ध्यान में रखना है। सो कोटवाल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की भी होती थी एंड इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक रेगुलेशंस। द सुल्तान वाज द हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ओवरथ्रोन विच पशूडन रूलर टू रिकैप्चर द थ्रोन ऑफ दिल्ली? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिकंदर शाह सूरी। तो सिकंदर शाह सूरी ही वॉज डिफीटेड बाय हुमायूं in order to recapture his throne of Delhi. By Safavid aid, Humayun overthrew Sikandar Shah Suri to recapture Delhi and Agra, the capitals of the Mughal Empire founded by his father Babur in 1555 AD. तो बेसिकली सफाविद की हेल्प ली थी हुमायूं ने इन ऑर्डर टू रिकैप्चर दिल्ली। ये आपने ध्यान में रखना है। तो हुमायूं इसको लेटर्स रिसीव हुए थे फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिल्ली एंड आगरा अबाउट द डेथ ऑफ सलीम शाह एंड द सिविल वॉर अमंग अफगान्स। तो यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाया हुमायूं ने एंड ही अटैक्ड दिल्ली एंड आगरा एंड फाइनली डिफीटेड सिकंदर शाह सूरी एंड रिकैप्चर्ड हिज थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एनिमल कार्व्ड ऑन द पिलर्स ऑफ विजयनगर टेम्पल्स? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, यानी कि हॉर्स। तो हॉर्स वॉज द एनिमल जिसको सबसे ज़्यादा टाइम्स कार्व किया था ऑन द पिलर्स ऑफ विजयनगर टेम्पल्स। द horse or the horse was the most common animal to be depicted on the pillars. The most magnificent of the temples in their style are हम्पी एंड विजयनगर। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली कार्विंग्स की गई थी ऑन द पिलर्स और यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली रिपीटेड एनिमल था वो हॉर्स था। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड जो विजयनगर स्टाइल ऑफ 10 फीचर इंग्रेविंग्स ऑफ चार्जिंग हॉर्सेस और याली। तो यहाँ पे हॉर्स को याली के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग was the author of तारीख अकबर शाही?
राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहम्मद आरिफ कांधारी। तो मोहम्मद आरिफ कांधारी, he was the author of this famous notable work known as Tariq Akbar Shahi. Tariq Akbar Shahi was written by Muhammad Arif Kandhari. The text represents a journal survey of Muslim rule in India, starting from Mahmud of Ghazni to the middle of the 16th century. Next question: which of the following was the first ruler in history to assume the title of Sultan? Right answer for this question will be option number C, Mahmud of Ghazni. So Mahmud of Ghazni was the first ruler to use this title of Sultan. Mahmud of Ghazni, who was the son of Sabuktigin, was born on November 2nd, 1971 AD. He was the eldest son of Sabuktigin and ascended the throne after his father's death. He was the first ruler in the history to use this title of Sultan. Next question: which of the following poets completed his epic Shahnama at the court of Mahmud? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फिरदौसी। तो फिरदौसी, he was a Persian poet. He completed his epic Shahnama, which is called as the Book of Kings, at the court of Mahmud of Ghazni in about 1010 AD। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट द रेट ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1/5। सो in context of economic reforms of Alauddin Khilji, land revenue was fixed at the rate of 1/5 of the produce and was based on the measurement of land. तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर जो रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू, वो टोटल प्रोड्यूस जो भी होता था लैंड से, उसका 1/5 पार्ट होता था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज हु किल्ड रजिया सुल्तान द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहरम शाह। तो बहरम शाह ने रजिया सुल्तान को मारा था। रजिया सुल्तान, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड रूल्ड फ्रॉम 1236 to 1240 एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, the person who completed Qutub Minar. When Ikhtiyaruddin al-Tunya imprisoned Razia, the Turkish nobles put Bahram, who was another son of Iltutmish, on the throne. However, Razia married Al-Tunya and after marrying him proceeded to Delhi, but she was defeated and killed on the way by Bahram Shah. ये आपको ध्यान में रखना है। Next question: which of the following was known as अभिनव भोज, आंध्र पितामह एंड आंध्र भोज? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय, इनको अभिनव भोज, आंध्र पितामह या फिर आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। कृष्णदेव राय, who ruled from 1509 to 29 CE, was the greatest of the Vijayanagar rulers. He was also known as Abhinav Bhoj, Andhra Pitama and Andhra Bhoj. Krishnadev Raya was a great patron of literature as well as art. Next question: which of the following king was responsible for the fortification of Bijapur? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह, इन्होंने बीजापुर का फोर्टिफिकेशन यानी किलाबंदी की थी। सो इस्माइल आदिल शाह, द सन ऑफ यूसुफ आदिल खान, became ruler in 1510 CE. Yusuf was the founder of the Adil Shahi dynasty and fortified Bijapur under Persian architect and Indo-Islamic styles. He promoted cultural integration and built a massive walls and bastions vital in conflicts with the Vijayanagar Empire and Mughals, establishing Bijapur as the center of his art and agriculture. तो बीजापुर का फोर्टिफिकेशन यूसुफ आदिल शाह ने किया था, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड जो आदिल शाही डायनेस्टी थी, इसने बीजापुर पर रूल किया था अराउंड ऑलमोस्ट फॉर 200 ईयर्स, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज द फेमस पंचरत्न कृतिज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि त्यागराज। तो त्यागराज, इन्होंने पंचरत्न कृतिज को लिखा था। पंचरत्न कृतिज का मतलब होता है, पंच मीन्स 5, रत्न मीन्स जेम्स एंड कृतिज मीन एक तरीके से क्रिएशन या फिर सॉन्ग।
So, Saint Tyagaraja was one of the greatest composers of Carnatic music. He composed thousands of devotional compositions, and most of them were in Telugu in the praise of Lord Ram. He also composed the famous Pancharatna Kritis. ये आपने ध्यान में रखना है. The famous book किताब उल हिंद. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल बिरूनी. तो अल बिरूनी ये एक ईरानियन स्कॉलर थे और इन्होंने किताब उल हिंद को लिखा है. किताब उल हिंद is the result of long years of hard work and al biruni's perseverance, and in many ways mark a departure from the existing historical and narrative traditions prevalent in the country till then. Next question.